आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाएंगे जिन्होंने देश की गुलामी को भी देखा है और आजादी को भी। नमस्कार, इंटरव्यू इंडिया की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब लोग एक ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो आज़ादी से पूर्व के कालखंड को जिया है, जिन्होंने आज़ादी के बाद के कालखंड में अपनी पूरी जीवन अब तक का उन्होंने गुजारा है। उनके पास कटु अनुभव है उस गुलामी के वर्षों का भी, और कटु अनुभव है उन सपनों को सजो करके जो देश के युवा क्रांतिकारी इस देश के लिए अपना जान निसार किए थे। आज़ादी के बाद क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ, इन दोनों ही कालखंडों के युग्म पुरुष हैं। और इतना ही नहीं, एक बहुत ही बेहतरीन गीतकार, महामहिम राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से, जिन्हें कुशल सेवा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में कुशल सेवा के लिए सम्मान प्राप्त हो चुका है, ऐसे साहित्यकार, गीतकार और बहुत कुछ जो आज हम लोग जानेंगे, ऐसे एक व्यक्तित्व से आज मिलते हैं। आइए मिलते हैं आदरणीय श्रद्धेय राम प्रवेश तिवारी उर्फ रागेश जी से। प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है आज हम सब आपसे रूबरू हैं। रागेश जी, आप आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इन दोनों कालखंडों के गवाह हैं। बहुत कम लोग बचे हैं जो बड़े शिद्दत से आज़ादी से पहले के कालखंड को भी जिया है और अभी तो जी रहे हैं। सबसे पहले हम सब लोग बात करेंगे आपके जन्मभूमि के बारे में, जहां आपने अपना बचपन गुजारा है, जहां आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है। आप उनके बारे में ज़रा हम सबको पहले बताएं। बलिया जनपद में सातवार के पास एक छोटा सा गांव है। उस गांव का नाम बलियापुर है। हमारे गांव में पहले प्राइमरी स्कूल नहीं था। जिस समय मैं शिक्षा ग्रहण करने जा रहा था, उस समय मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल था। जी। हमारे गांव से थोड़ी दूर पर बेऊर नाम का एक गाँव है। जी। वहाँ प्राइमरी स्कूल था, वहीं हम लोग जाते थे। वहाँ जो प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर थे, उनका नाम था लक्ष्मण पांडे जी। वो हम लोग को शिक्षा दीक्षा देते थे और उन्हीं के साथ हम लोग लौट करके घर आते थे अपने गाँव, क्योंकि वो हमारे ही गांव पे थे। जी। और पढ़ाई उस समय कोई पढ़ना चाहता नहीं था। जी। उसके मूल कारण ये थे कि पहले अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो अध्यापक बहुत पीटते थे, मारते थे। जी। आधा लोग तो मार के ही कारण पढ़ाई छोड़ देते थे। बाकी जो लोग तेज थे उनको मार तो पड़ती नहीं थी, इसलिए वो लोग पढ़ने लगे। उन्हीं कैटेगरी में मैं भी था। रागेश जी, 1934 में आपका जन्म हुआ है। जी। 1947 में देश जब आज़ाद हुआ तो आप किस कक्षा में थे? हम 1934 के पैदा हैं। जी। और 47 13 साल के बाद देश आज़ाद हुआ। जी। तो उस समय मैं 13 साल की अवस्था में क्लास 8 में पढ़ता था। 8 में। लगभग 12 साल आपने गुलामी के दौर में पढ़ाई लिखाई की है। उस दौर में आपने देखा होगा कि जब अंग्रेज इस देश में थे तो हम सब लोग किताबों में पढ़ते हैं, फिल्मों में देखते हैं, धारावाहिकों में देखते हैं कि अंग्रेज बहुत सारा अत्याचार करते थे यहाँ के लोगों पर। ऐसा कोई घटना या ऐसी कोई दृश्य आपके अनुभव में है उस समय जो आपने देखा हो? जी, मैंने आँख से देखा। जी, बताएं। मैं जूनियर हाई स्कूल के कक्षा 8 में पढ़ता था। जी। कक्षा 7 में पढ़ता था। जी। घटना 1942 की है। 1942 में जबरदस्त आंदोलन हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। जी। और 14 दिनों तक बलिया में भारतीयों का शासन था। जी जी, बड़ा चर्चित चित्तू पांडे जिलाधीश थे। चित्तू पांडे जी। जी।
और बाकी थानेदार सब अपने लोग थे, बाकी सब लोगों को खड़े किया था। ये मैंने अपनी आँख से देखा। अच्छा, ये बड़ी घटना है और इतिहास में दर्ज घटना है। बलिया आंदोलन के नाम से क्रांतिकारियों की धरती मानी जाती है उस घटना के बाद, और आप भी उसके गवाह रहे हैं। उस समय बहुत से लोग आ गए, कांग्रेस में मिल गए, हमारा टोपी वोपी पहन करके घूमते उनके थे। लेकिन 14 दिनों के बाद वुड नाम का एक अंग्रेज आया अपनी पत्नी के साथ और लगा अत्याचार करने। अच्छा, उस अत्याचार का वर्णन मैं नहीं कर सकता। जी जी, हम लोग सड़क के किनारे दिखाने नहीं बताएं। हम लोग सड़क के किनारे ऐसे मूड़ी करके खड़े रहते थे, एक तरफ औरतें और एक तरफ पुरुष। एक तरफ उसकी पत्नी अपने कोड़े से पीटती हुई निकल जाती थी और दूसरी ओर वो अपने कोड़े से लोगों को पीटता हुआ निकल जाता था। ये मैंने अपने आप से देखा। एक और घटना बताते हैं जी। हमारे गांव से थोड़ी दूर पर चांदपुर नाम का एक गाँव है जी। वहाँ एक बाबू साहब थे। युवा कितना ही होता था कि बोलो, ब्रिटिश सरकार की जो जय नहीं करते थे जी, ये जय भारत करते थे, जय हिंदुस्तान करते थे जी। इनको ले गए थाने पर जी। और थाना पर एक पेड़ था शुरू, उसी पर चढ़ाते थे और नीचे से बंदूक में जो वो होता है संगीन, संगीन जी, उससे उसके उस स्थान पर छेदते थे जहाँ से कत्ती की जाती है। और छेदते मार डाले हम लोगों के साथ में। ये मैंने देखा, बहुत दुखद रहा। और आप तो हस्ताक्षर हैं, आज की पीढ़ी फिल्मों में देखती है, हम सब कहानियों में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। आपने उसको देखा है, आपने उसको जिया है। राकेश जी, जब 1947 की वह सुबह जब ये सूचना आई कि अंग्रेज जा रहे हैं, देश आज़ाद हो गया, उस दिन आप लोगों के मन का भाव कैसा था और कहाँ थे और कैसे मनाया आपने आज़ादी? हम लोग पढ़ते थे जी। तो सूचना तो ऐसे गुरु जी बताते थे हम लोगों को कि 12 बजे देश आज़ाद हो गया था रात जी। लेकिन सुबह 15 तारीख को सब लोग जितना हो सकता है उस पर जय हिंद जय भारत लिख के कागज पर आज के सब लड़के गए थे। हो हल्ला खूब जोर से सोचता पूछना। हमारे स्कूल के बगल में एक धनी मानी बच्चे थे, उस दिन उन्होंने बहुत मिठाइयाँ खरीदी और खरीद करके बच्चों को बांटा। जी। मैंने एक एक लड़के को लगभग 10-10 मिठाइयाँ छोटी छोटी मिली, एक पैकेट बनवा के सबको। इतने उत्साहित थे वो। आप लोग भी खूब नाचे गाए होंगे? हाँ, हम लोग तो पूछना नहीं है, बच्चों को और मिठाई दीजिए, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो दौर आपका बचपन का दौर था, फिर आपने पढ़ाई लिखाई पूरी की जी। बचपन में माता पिता दादा दादी और रिश्तेदारों और गुरुओं के द्वारा ये बात कई बार आपके दिमाग में या कानों ने सुनी होगी कि देश जिस दिन आज़ाद हो जाएगा अपनी सरकार होगी, अपने लोग होंगे, अपना शासन होगा और चारों तरफ खुशहाली होगी। क्या देश आज़ाद होने के बाद कुछ हिस्सा दिखा आप लोगों को? कुछ प्रगति हुई जी। प्रगति ये हुई है, वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं है, उसको ये प्रगति बोलते हैं जिसको हम अपनी आँखों से देखते हैं। सड़कें बन गई, जगह जगह स्कूल बन गए, ये सब पहले नहीं थे। हम लोगों को मिडिल स्कूल में जाना पड़ता था, 3 कोस जाते थे पैदल। अब वो बात नहीं है, घर के ही पास 4 स्कूल है, कहीं जाइए पढ़िए। ये कुछ लाभ हुआ। एक जो बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जी, शायद ये बात आज की युवा पीढ़ी न समझ पाए, पर राकेश जी जिन्होंने आज़ादी से पहले का बचपन भी जिया है, जीवन जिया है और आज़ादी के बाद भी, जब भ्रष्टाचार का मुद्दा आपके जीवन में पहली बार कभी आया होगा जहां आपको कुछ अतिरिक्त शुल्क देना पड़ा हो, आप भले दिए हो न दिए हो? पहले भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज था ही नहीं।
कब से महसूस हुआ आप लोगों को? हम लोग जब 10 में गए, जी 10 में जब मैं पढ़ता था तो कुछ भ्रष्टाचारी थी, जी फिर भी उतने नहीं थे जब जितने इस समय। उस समय 10% थे तो इस समय 100% है। भ्रष्टाचार हमारे रोम रोम में घुस गया। हम उसको निकालना भी चाहते हैं तो वो निकल नहीं पाता है, बहुत पीड़ा होती होगी ये सोच करके, समझ करके। क्योंकि इस समस्या का कोई समाधान तभी निकल सकता है जब स्वयं हम इसको छोड़ें। जी दबाव से, प्रेशर देके, किसी को मजबूर करके इसको दूर नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह हमारे रोम रोम में प्रवेश कर चुकी है। पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद सेवा में कब आए आप? नौकरी में कब आए? सेवा में हम आ गए थे तो 1956 में। अच्छा लेकिन वास्तव में हम अध्यापक हुए 1961 से। जी, रेलवे इंटर कॉलेज में थे आप? मैं रेलवे स्कूल में अध्यापक हुआ। जी तो पहले मैं सबसे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई बदरपुर एक जगह है आसाम में। आसाम में। इस समय भी वो भारतवर्ष में है लेकिन बांग्लादेश से सट के है, बॉर्डर पे। उस समय पाकिस्तान में था। तो जिस समय मैं वहाँ था पाकिस्तान से जहाँ वो क्या नाम है रेल आता था सुबह और फिर शाम को जाता था। एक गाड़ी आती थी, एक गाड़ी जाती थी, यही 2 ट्रेनें चलती थी। वहाँ एक स्कूल रेलवे का था जहाँ 8 तक पढ़ाई होती थी। अच्छा। लेकिन हिंदी अनिवार्य था क्लास 1 से लेके 8 तक, इसलिए मैं हिंदी का टीचर हो गया। अच्छा। उसके बाद वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया गुवाहाटी, आसाम में, जिसको कहते हैं इस समय जो एनएफ रेलवे का हेडक्वार्टर। मैं पांडु आ गया। तब यहाँ हाई स्कूल था नेताजी विद्यापीठ पांडु, उसमें भी हम 4 से 8 तक हिंदी पढ़ाते थे। काशी आगमन कब हुआ आपका? बनारस आगमन कब हुआ? बताते हैं वही 2 स्टेप बता दिए। तीसरा स्टेप, मैं वहाँ से ट्रांसफर को कटिहार आया। अच्छा। कटिहार हम आए तो हमारे पिताजी का देहांत हो गया। तो हमारे पिताजी हमेशा हमसे कहते थे कि तुम्हारा ट्रांसफर, तुम बनारस नहीं आ सकते। तो मैंने उनसे पूछता था कि ये बताइए आप क्यों चाहते हैं कि मैं बनारस आ जाऊँ? तो वो हमसे कहते थे कि मैंने सुना है कि अगर बनारस में दशाश्वमेध घाट पर अपने मरे हुए पिता को खोए का पिंडा दिया जाए तो वो स्वर्ग में चला जाता। अच्छा। यह बात मेरे दिल को लग गई। अच्छा। और मैंने उसी दिन जब मैं पहुंचा कटिहार तो दिया दरखास्त DLW में आने के लिए, यहाँ मंजूर भी हो गया। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ का जो CPO था उसके दिमाग में ये बात थी कि ऐसा टीचर हमको मिलेगा नहीं। न मालूम उसके दिमाग में क्या भरा हुआ। जी। यहाँ से ज़्यादा था कि उनको भेजिए, वो छोड़ता ही नहीं, तब आता भी नहीं। मैं वहाँ ऑफिसर्स एंड क्लर्क्स लोग जो थे उनको भी पढ़ाता था। उसको 75 रुपया अलग से मिलता था, हिंदी पढ़ाते थे। अच्छा। उसमें एक क्लर्क बाबू आए था, बंगाली रहा। उन्होंने मुझसे कहा पंडित जी आपने DLW में अप्लाई किया है? मैंने कहा किया तो ट्राई है। तो वहाँ से आर्डर आ गया कि अब आपको नहीं लगा पर कैंसिल किया जा रहा है, समस्त कागजात वापस भेजे जा रहे हैं। मैं उसी दिन पास जब बनारस आया और किसी तरह से मना के हाथों बनारस आ गया। आपको 1961 में शिक्षण कार्य, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण कार्य के लिए पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। कैसा लगा था उस समय पहली बार मिलके और उस सम्मान को प्राप्त करके? जिस समय मुझे सम्मान प्रदान किया गया उस समय मैं होश में नहीं था। अच्छा। खुशी? मैं सोचता था कि मेरे जैसे आदमी को राष्ट्रपति सम्मान दे रहा है। जी। हमको क्या था? जी। बस केवल अनुशासन बनना था। बहुत सुंदर। आप मैथ के टीचर थे? हिंदी के तो टीचर थे नहीं, मैथ के टीचर थे। मैथ के टीचर। जी। तो
राकेश जी, मैथ के टीचर और हिंदी संस्कृत के इतने प्रकांड विद्वान, ये चमत्कार कैसे हुआ? हाँ, इसके पीछे एक हिस्ट्री है जी हमारे बड़े पिताजी जूनियर हाई स्कूल के हेड मास्टर थे। जी उनको कोई संतान नहीं था। वो घोड़ी पर हमको आगे बैठा के अपने पीछे बैठ के 7 बार मिले स्कूल जाते थे पढ़ाने। मैं भी उनके साथ जाता था और पूरे रास्ते मैंने 3 को 6 माइल 6 माइल मुझको मैथ पढ़ाते मूल्यमानी ले जाते। अच्छा उन्हें उधर से आते समय भी मैथ पढ़ाते हुए ले आते थे। अच्छा। और कैसे मैथ पढ़ाते थे, एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। जी। एक प्रश्न है, एक गाय जितने पर खरीदी गई जी उतने ही प्रतिशत लाभ देकर 56 रुपए पर बिक्री की गई, तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करो। जी इसको अंक गणित पर लगाइएगा, नहीं आएगा। जी जब बीज गणित पर इसको लगाइएगा तो आएगा। जी लेकिन हमारे बड़े पिताजी इसके लिए एक फार्मूला बनाए थे। जी वो फार्मूला भी आपको सुना देता हूँ जी। कि विक्रय 100 से गुणन कर, विक्रय 100 से मैंने गुणा कर 56 में 100 का गुणा करो 5600। 5600। वर्ग 50 मिलाए, 50 का वर्ग निकालो 2500, जी दोनों को ऐड करो 8100। मूल ले होता अंक के, उसका वर्गमूल निकालो 90, देहु 50 घटाए और उसमें से 50 घटा दो, कितना है 40। 40 का 40% 16 और 40 में 16 जोड़िए 56 को भी गिना लो। पूरा घुमा करके उत्तर है। नहीं, ये जो हिंदी में और खास करके भोजपुरी भाषा में आप जाने माने गीतकार भी हैं और आपके गायन और स्वरों के कारण ही आपको रागेश कहा जाता है। तो पहले तो ये बताया कि रागेश नाम किसने दिया आपको? बताया तो हम बच्चन सिंह का दिया हुआ है, BHU में हेरा जुबान। अच्छा, बच्चन सिंह जी ने इस हाँ, एक बार गोष्ठी हो रही थी जी, तो उस गोष्ठी में वही अध्यक्ष थे, मैं भी गया था। गोष्ठी का था कम से कम, मैं भी BHU लाइब्रेरी गया, तो वो अध्यक्ष थे। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा राम प्रवेश जी, मैंने कहा जी कबीर पर ये वो कम से मेरा हो रहा है, कबीर की जयंती उसमें से तो मैंने एक उनको गीत सुना। अच्छा, तो आत्मविभोर हो गया। उसी पर उन्होंने ये नाम रागेश डाला। उसी पर उन्होंने बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम रागेश रख दो। मैंने कहा आप जो रखिए। आप अपने परिचय में भी ये गीत बनाए हैं, आप वो गीत परिचयात्मक गीत जरा हम लोगों को सुनाएं जो आप। देखिए, हाँ, ये खंजरी लेके गाते हैं। अच्छा कबीरपंथी जो होते हैं जी, और किस ढंग से गाते हैं हाँ, इसी पर वो मुग्ध थे। अच्छा। और सारी उमरिया तू बजरिए में गवा होती हला, बजरिए में गवा वाला तू, बजरिए में गवा वाला तू, बजरिए में गवा होती हला, सारी उमरिया तू बजरिए में गवा होती हला। बचपन खेल कूद में बीतल रंग उमंग जवानी, अब वृद्ध भइल तन कापन लागल, ना छूटल नादानी। गजर बदर में बीतल उमिरिया, अब होई गई बेरिया, बजरिए में गवा होली हला, सारी उमरिया तू बजरिए में गवा होली हला। यही मैं गीत सुना। नहीं, वो जो आप अपने परिचय का गीत गाते हैं वो वाला सुनाइए, जो गीत आपने अपने परिचय में बनाया है, स्वयं के परिचय पर। खड़ी बोली में सुना। हाँ जी, मुक्तक में सुनाते हैं, 2 मुक्तक आपको सुना। जी। अश्रुओं को नयन में संजोता हूँ मैं,
क्या बात है। दर्द पी कर सदा मुस्कुराता हूँ मैं, गीत है जिंदगी के धरोहर मेरे, इसलिए कुछ न कुछ गुनगुनाता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। राकेश जी, भोजपुरी गीत संग्रह आपने लिखी है, चला चली गौवा की ओर। उस भोजपुरी गीत संग्रह का कोई एक भोजपुरी गीत याद है क्या आपको? हाँ, कोई एक मुखड़ा सुना है? गीत पर उसका नाम है रखा गया है जी। चला चली गौवा की ओर। हाँ वो गीत है जी उसी गीत पर उस पुस्तक का नाम है चला चली गौवा। जी। पहले गाँव में, अब तो बहुत साधन हो गए, पहले गाँव में गाड़ी बनाई जाती थी लकड़ी की, उसके पहिए लकड़ी के बनते थे, उस पर हाल चढ़ाया जाता था और 2 ठे बैल उसमें जो लगाए जाते थे वो चलता था। एक किसान था जिसके पास खेत नहीं था, एक आध बिस्वा था तो उसको बेच बाच के एक गाड़ी बनवाया जी। और 2 ठे बैल कर्ज दे करके 2 ठे बैल खरीदा। रोज सुबह घर से निकल जाता था और दिन भर बाजार में काम करता था और शाम को उसी पर अपने खाने की सामग्री, बैल के खाने की सामग्री लेकर लौटता था और गीतों से ही अपने बैलों को संबोधन करता था। वही सुना जी, स्वागत है। वो कैसे हाँकता था पहले ये सुनाओगे कभी जी। चल रहे बाबू चल रहे हीरा चल रहे मोती चल रहे, समाज भाई के घर चल रहे, डुबल किरनिया चल रहे, भाई धनैया चल रहे, चल चली गौवा का ओ रहो मोरे हीरा मोती, चल रहे बाबू चली गौवा। बहुत सुंदर। सुनो हो बछड़ावा जिगर के टुकड़ावा, तुम सोना चांदी थाती धन मोर, क्या बात है। तोहरा के ना भी जावा बैठी हाँ की गरिया पर, जिया मोरा नाचे जस मोर रे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। चल रे बाबू चले गौआ। ये बहुत सुंदर। आपने बाद में महाकाव्य राम भक्त हनुमान जी पर प्रबंध काव्य लिखा, उस खड़ी बोली में लिखा। इसके बाद माटी की सुगंध भोजपुरी गीत संग्रह लिया। विनय पत्रिका का आपने भोजपुरी भाष्य लिखा है। विनय पत्रिका से कुछ भोजपुरी में से एक चौपाई भोजपुरी हम लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी और आपने उसका भोजपुरी भाष्य लिखा, तो वो एक बड़ी बात है। हम लोग वो विनय पत्रिका की भोजपुरी भाव को जरा जानना चाहेंगे। एक बार मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास को एक पत्र दिया, उसमें लिखा कि हमारे घर वाले हमको बहुत सताते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं, मैं क्या करूं, भक्ति करने नहीं देते। गोस्वामी जी उसको पढ़े और उसको उन्होंने पद लिख करके उनके पास जी। वो पद है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए पाहि कोटि वैरी समझे राम से, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, मणिकुल तजो कंत बलवंता भयंकर मंगलकारी। ये गोस्वामी जी ने लिखा, इसी को भोजपुरी में जी। जेकर हिया में सिया राम से न प्यार हो खे, करा के कोटि बैरी जस छोड़ मानवा, प्रहलाद छोड़ले भाई के विभीषण छोड़ले महातारी के भरत जी रामा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मज़ा आ गया राकेश जी, आपके ये भोजपुरी गीत। और स्वर्गीय बच्चन सिंह जी ने राकेश नाम दिया तो गलत नहीं दिया है, आपके अद्भुत स्वर है। राकेश जी, एक बात हम लोग जानना चाहेंगे, इतना सुंदर भोजपुरी के पद आप अभी हम लोगों को सुनाए, गीत सुनाए, आज भोजपुरी में जो गिरावट आई है, आज भोजपुरी दो अर्थी और अश्लीलता तक जाकर के गीतों को प्रस्तुत करना, ये जो दिखाई पड़ रहा है, आपके भी कानों में जाता होगा, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर?
देखिए, साहित्य उसको कहते हैं सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव सामग्री निकाल कर समाज को सौंपता है, उसी के संचित भंडार का नाम साहित्य है। समाज से ही आता है जी। सामाजिक मस्तिष्क अपने ही पोषण जी। को, अपने पोषण के लिए जो भाव सामग्री निकाल कर समाज को सौंपता है, उसी के संचित भंडार का नाम साहित्य है जी। साहित्य के कुछ नियम होते हैं। आजकल जो भोजपुरी के गीत देखते हैं, उनको साहित्य से कोई मतलब नहीं, उनको आपको हंसाने से मतलब है, कैसे आप हंसेंगे। इसलिए इतने निरर्थक शब्द आ गए हैं, लोग अपने को इतना नीचे गिरा दिए हैं जिसका कोई वर्णन नहीं किया। इससे साहित्य का तो सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। बहुत धीरे धीरे हुआ है। और देखिए, कवि हुए भिखारी ठाकुर। हाँ। भिखारी ठाकुर के साहित्य में कहीं अभद्र नहीं देखे। उन्होंने जितने नाटक लिखे, जितने क्या नाम है गीत लिखे, एक थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, JNU से एक लड़का PhD कर रहा था, तो वो आया बिहार असगरे घूमा, लोगों से पूछा, भाई ये बताओ कि भिखारी ठाकुर के गीत किस छंद में है? गीत है तो छंद होगा जी। किस छंद में? हाँ भाई, हम तो गाना जानते हैं छंद। उसके बाद वो बनारस जी। बनारस आने के बाद आप नाम सुने होंगे चंद्रशेखर मिश्र। हाँ जी। चंद्रशेखर भैया के पास गया तो वहाँ गए, हम लिखते जरूर है लेकिन नहीं जानता है। तो उसने कहा किसके पास जाओ? तो उसने कहा हरिराम द्विवेदी के पास जाओ। तो हरिराम द्विवेदी के पास आए। हरिराम द्विवेदी कहा, देखिए बात सही बताता हूँ, आप किस छंद में लिखा है ये मैं नहीं जानता। एक आदमी के पास चले जाइएगा, तुम्हारी जी प्रेम से भूलेगा, वो बता देंगे अगर उनको जानकारी जी। दुआ पानी वानी उसको पिलाने के बाद में 25 चले, कहा इसीलिए चलो। मैंने बिना सोचे समझे कहा, भिखारी ठाकुर ने जितने गीत लिखे हैं जी निर्गुण को छोड़ के, जी, आध्यात्मिक गीतों को छोड़ के, निर्गुण माने आध्यात्मिक, हाँ, जितने गीत लिखे हैं सब घनाक्षरी छंद में, घनाक्षरी छंद जी, जिसमें अधिकतम 48 से लेके 51 मात्राएं होती जी, और उसी छंद में गाए भी। तो कहा कहने से नहीं होगा, हमको प्रमाण दीजिए। तो मैंने कहा एक प्रमाण तुमको दे देता हूँ कि भोजपुरी का गीत कोई गाए हो उनका कह वाला है, तो ले आया था जोता था। उसमें एक गीत था, एक मेरा बात मेरी खत्म हो गई। उसमें एक गीत ले आया था, दादा जस खोज देना बरवाए बाबूजी। अच्छा। हाँ। और एक गीत लिया था भाई बहन जी। हमारे संतोष जी के पास बेचवा फार्म वो है, हम गए थे तो एक दिन सुनाए थे, वही सुना रहा हूँ आपको, सुनिए। जी जी। वो गीत ये है, भिखारी ठाकुर के यहाँ कैसे उसको गाते थे गायक, नाचने वाले। सोचला न तारा ऊपर हमारा के बेची दिहल, दादा जो खोजी दिहल बारवाए बाबूजी। क्या बात। रुपया गिनाई दिहल, पागा धराई दिहल, भेजल कसैया घरवा गैया रे बाबूजी। क्या बात। ये उनका गीत है, इसी ढंग से इसी स्वर से हो सकता है। जी। राकेश जी, साहित्य के क्षेत्र में
साहित्य में प्रोत्साहन देने के लिए नए लोगों को और तमाम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आप एक संस्था चलाते हैं जिसके आप संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, गरिमा। क्या कुछ आपकी संस्था करती है? गरिमा संस्था जो है उस 3 भाग हैं उसके। समाज की उन्नति के लिए, साहित्य के उन्नति के लिए, सांस्कृतिक अपनी संस्कृति की उन्नति के लिए वो संस्था बनाई गई है। और उसमें मुख्य रूप से हम जरूर बचते हैं। और आजकल की संस्थाओं की तरह नहीं कि गीत पढ़े या पढ़ के उसके चले गए, दूसरे का सुने नहीं, ये नहीं होता है। क्या करते हैं उसमें? मैं कहता हूँ भाई आपको कविता पढ़नी है तो पढ़िए, लेकिन अंत तक बैठे रहिए, नहीं तो जाइए। मैंने हर महीने कविता कराते हैं, साप्ताहिक? हर महीने के पहले रविवार को उनके ही घर पर होता है। उनके माने संतोष सिंह बनारस में? हाँ, उनके मकान पर होता है और करीब 30 लोग जुटते हैं। अच्छा। और आप उसके बीच आवाज़ नहीं सुनिएगा। सब नए तो ही आते हैं, पुराने लोग उन लोगों को बताते हैं कि इस ढंग से लिखो, इसमें इतनी मात्राएं है, ये करो। दोनों बातें होती हैं, उनको एक मंच भी मिलता है और उनको एक ट्रेनिंग भी मिलता है। इस तरह से साहित्य की वृद्धि होती है। और साल के अंत में दो साल में 2 समारोह होते हैं। अच्छा। एक समारोह तो होता है कि मैंने उसका वो किया जाता है वार्षिकोत्सव, और एक संतोष सिंह कराते हैं। तो दोनों में लोगों को। संतोष सिंह क्या है इस संस्था के? संतोष सिंह सर्वेसर्वा माने किस इस संस्था के संरक्षक हैं, महामंत्री हैं। आप से हम लोगों ने आज बातचीत में इतिहास के कुछ पन्नों को भी पलटा, साहित्य की कई विधाओं को भी जाना, देश कालखंड की परिस्थितियों को भी समझा। आखिर में आप इस देश की जनता, क्योंकि आप आज़ादी से पहले के हम सब के धरोहर हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं साहित्यकारों को, नेताओं को, समाज सेवियों को, इस पूरे राष्ट्र को? एक चीज आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। गन्ना देखे जी, गन्ना पोर पर से ही टूटता है जी, बीच से तोड़िएगा तो नहीं टूटेगा। तो आजकल जो हमारा साहित्य है, चाहे वो काव्य हो चाहे गद्य, पहले का काव्य नहीं रह गया, एकदम बदल गया। पहले आध्यात्मिक गीत होते थे, छायावाद कवि थे जो छायावाद को संबोधित करके प्रकृति को माध्यम बना के बोलते जी। कबीर के युग में भी अध्यात्म गीत लिखे जाते थे। कबीर ने स्वयं लिखा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में कुंभ और कुंभ में जल, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, अफुटा कुंभ जल जल ही समानो, यह तथ्य कहो ज्ञानी। जी, ये आध्यात्मिक है, पूर्ण आध्यात्मिक है। अध्यात्मवाद किसे कहते हैं? आत्मा के उस अंतर्निहित प्रयास का प्रयासों है जिसके द्वारा मनुष्य अपना संबंध परमात्मा से स्थापित करना। अब इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। सबसे आखिर और सबसे उन्नत और सबसे ऊपर की बात आपने कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रद्धेय राम प्रकाश तिवारी उर्फ रागेश जी। आपने आज अपने जीवन के अनुभव को हम सबके साथ बांटा। हम सबके इंटरव्यू इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। ये थे श्री राम प्रवेश तिवारी उर्फ रागेश जी। मिलते हैं इंटरव्यू इंडिया के अगले एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।